जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बात कर लेते हैं बीएमसी चुनाव की, जिसमें बेमेल गठबंधन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में वो देखने को मिल रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यहां पर धुर विरोधी पार्टियां भी साथ आ गई है। नगर पालिकाओं पर कब्जे के लिए राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी पूरी तरह नदारत नजर आ रही है। अगर कुछ बचा है तो वो है सत्ता का सिद्धांत। अंबरनाथ और अकोला में नगर निकाय चुनाव में यह बात साबित हो चुकी है। अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों ने हाथ मिलाया है, तो अकोला के अकोट में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए बीजेपी एआईएमआईएम साथ आ गए हैं। अब बीएमसी चुनाव में इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। आलम यह है कि महाराष्ट्र की सत्ता में साथ मिलकर सरकार चलाने नगर परिषदों में एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं। अंबरनाथ नगर परिषद के अध्यक्ष पद से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ अजित पवार का भी हाथ पकड़ा। यहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी की मदद से काउंसिल प्रेसिडेंट का पद जीतने में कामयाब रही। दरअसल हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में शिवसेना ने 23 सीटें, बीजेपी ने 16, कांग्रेस ने 12, अजित पवार की एनसीपी ने 4 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी पार्षदों ने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया और गठबंधन किया। कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से बीजेपी की सीटों की संख्या 32 हो गई, जिससे 59 मेंबर वाली अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में बहुमत का आंकड़ा पार हो गया और 23 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी शिंदे की शिवसेना हाथ मलती रह गई। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अंबरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। गठबंधन में शामिल सदस्यों का दावा है कि ये गठबंधन शहर को बचाने और स्थिर प्रशासन देने के लिए है, लेकिन इस बेमेल गठबंधन से बीजेपी कांग्रेस दोनों में नाराजगी है और दोनों पार्टियों ने एक्शन भी लिया है। कांग्रेस ने अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पार्टी से निलंबित कर दिया है, तो बीजेपी भी अपने स्थानीय नेताओं को नोटिस देने की खबर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि ऐसी साझेदारियां अस्वीकार्य है और इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि अपनी अपनी पार्टी की नफरमानी कर सत्ता बंधन का मामला अकोला में भी आया है। अकोला के अकोट में जो हुआ उसे आप सियासी करिश्मा भी कह सकते हैं। यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीजेपी के नगर परिषदों के बीच तालमेल हो गया। एआईएमआईएम पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यहां ओवैसी की पार्टी ए टीम के रूप में उभर कर सामने आई है। कैसे, वो भी समझिए। दरअसल अकोला के अकोट में बीजेपी के मेयर ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली और बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली एआईएमआईएम सहित दोनों शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी एनसीपी, कांग्रेस और प्रहार जनशक्ति पार्टी को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया है। इस नए गठबंधन को अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया, जिसके ग्रुप लीडर बीजेपी के रवि ठाकुर होंगे। 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में यह गठबंधन एकजुट होकर मतदान करेगा। इस
कदम से बीजेपी ने अपने पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे से इतर सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का काम किया, यानी सत्ता के लिए विचारधारा को अकोट में पूरी तरह किनारे कर दिया गया। अकोट नगर पालिका में 35 में से 33 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली थी। बहुमत ना होने की वजह से बीजेपी के सदस्यों ने पार्टी विद डिफरेंसेस के पार्टी के दावे को किनारे रखकर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि मेयर चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने एआईएमआईएम की उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को भी 5271 वोटों से हराया था। अब वही एआईएमआईएम बीजेपी के नेतृत्व वाले विकास मंच का हिस्सा बन गई है। गठबंधन के ग्रुप लीडर रवि ठाकुर द्वारा जारी किया गया व्हिप अब एआईएमआईएम सहित सभी सहयोगी दलों के पार्षदों पर लागू होगा। अकोट नगर पालिका में अब केवल 6 कांग्रेस पार्षद और 2 वंचित बहुजन अघाड़ी के सदस्य विपक्ष की भूमिका में होंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देने वाली बीजेपी के लिए एआईएमआईएम के साथ सीधे गठबंधन करना विपक्ष के हमलों का कारण बन सकता है। अब सभी की निगाहें 13 जनवरी के चुनाव पर टिकी हुई है, जहां ये नया गठबंधन पहली बार अपनी एकजुटता दिखाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सत्ता बनाई है और कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टी अपने आप पे कैसी थी, हम पे सवाल उठाने का काम करती थी। हमें लगता है कांग्रेस भी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गोंदिया में, भंडारा में, चंद्रपुर में, कोल्हापुर में सत्ता में बैठी है और आज अमरनाथ में भी कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया और बीजेपी का भी असली चेहरा सामने आया है। पंद्रह जनवरी को होने वाले देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी चुनावों पर हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कभी झुग्गियों से, कभी मार्केट से, अलग अलग हिस्सों से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस बार मुंबई के युवाओं से हमने बात की। कॉलेज स्टूडेंट्स जो युवा आवाज हैं, वो क्या चाहते हैं, इस बार के चुनावों में उनके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं, वो किन बातों को नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन को लेकर के हर किसी की नजर 15 जनवरी को है, क्योंकि 15 जनवरी को वोटिंग होनी है और 16 को काउंटिंग होनी है। और उससे पहले सस्पेंस हटेगा, कौन जीत रहा, कौन नहीं जीत रहा और बीएमसी पर कौन कब्जा जमा रहा है, कौन नहीं जमा रहा। लेकिन उससे पहले लगातार हम अलग अलग वर्ग से बात कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड में बात कर रहे हैं। और क्योंकि जब बात हो रही है देश की सबसे बड़ी और अमीर महानगर पालिका की, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो जरूरी हो जाता है कि यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं वो भी जानना, क्योंकि युवाओं की भागीदारी देश के विकास में सबसे ज्यादा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी मौजूद हैं, मैं इस समय आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही थी और एक एक करके इनसे जानेंगे कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में वो क्या सोच रहे हैं, कौन से टॉपिक पर या कौन से क्षेत्र में ज्यादा काम होना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। दीपक अग्रवाल। दीपक, ये बताइए, बीएमसी इलेक्शंस अभी हैं, लगातार वादे हो रहे हैं नेताओं की तरफ से कि ये सब कर देंगे, रोड बन जाएंगे, पहले से ज़्यादा क्लीनिंग हो जाएगी, दूसरे में भ्रष्टाचार हुआ, हमारे में तो काम हुआ, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम जाने कि वाकई में अगर मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये चीज़ का सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्या हो? मेरे ख्याल से तो पोर्ट होल्स होएंगे, जो रास्ते में खड्डे बहुत ज़्यादा, खाली टैक्स लेते लोग, टोल टैक्स लेते, बट टोल टैक्स के एकदम टच पे ही आगे खड्डे रहते बहुत सारे, तो उसका मतलब ही नहीं है कोई टोल टैक्स लेने का। और बढ़ा भी दिया टोल टैक्स वगैरह, तो उसका यूज तो हो नहीं रहा पैसे का, वो लोग अपने में खा जा रहे हैं, जैसे आप भ्रष्टाचार बोल रहे हो वो सब। और एजुकेशन भी होना चाहिए, जो अपना ज़्यादा पैसे लेते हो लोग, तो फीस ले ज़्यादा ले लेते हैं, वो सब होना चाहिए बराबर। एजुकेशन की बात देखिए, एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। मुंबई में एजुकेशन इतनी महंगी है, प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, मनमाने तरीके से फीस वसूले जाते हैं, उनके फीस पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। क्या लगता है एजुकेशन वाकई में बहुत महंगी है मुंबई में? हाँ, करना चाहिए, लेकिन वो लोग ये भी कर रहे हैं कि एजुकेशन बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन सब प्राइवेट में करे जा रहे हैं वो लोग। तो प्राइवेट में फीस अपना एक अलग ही प्राइस हाई रेंज रख के बाकी लोग को जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे उसके ऊपर, ऐसे बहुत चीज़ हो रहे हैं।
तो क्या सबके ऊपर ये दबाव रख के, एक लिमिट रख के सेट करके ना, तो सबको पढ़ाई इक्वल जैसे हम लोग को भी मिले, कि हम भी चाहते हैं वो पढ़ाई करें, हमको भी फैसिलिटी चाहिए, हमको भी वो चाहिए ऐसा। तो नए नए रूल्स आए थे, लेकिन वो रूल्स भी कैसे कि जो हमारे जूनियर प्राइवेट कॉलेज में है, जो हम लोग पढ़ रहे हो अभी वो लोग पढ़ रहे, जो हम चाहते पढ़ने के लिए, तो ऑलरेडी एडवांस पे जो स्कोप भी, जॉब का भी स्कोप आएगा, तो हमको जॉब नहीं मिल पा रहा है उसके केस में, तो हमको और 1-2 साल रुकना पड़ रहा है, फिर जो हमको चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे, ऐसा सब चीज़ें। अच्छा ये बताइए, एआई की बहुत बात होती है कि एआई आएगा तो ये हो जाएगा, एआई आएगा तो वो आ जाएगा, हालांकि बीएमसी से उसका कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या एआई से मुंबई में एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा, या आपको लगता है कि मुंबई में भी रोजगार पहले के मुकाबले कम हुआ है? एआई के से अभी तो पढ़ाई भी इजी हो गई है, आजकल सब बच्चे भी एआई का यूज़ करने लगे हैं, बड़े भी अभी थोड़ा उनको भी समझ में आ गया है एआई के बारे में। ऑफिस में भी आजकल एआई यूज़ होता है, तो एआई से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? देवेश। अभी आपसे भी बात करेंगे, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विधि है, विधि जैन। अच्छा विधि, ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे कि मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस पर काम होना चाहिए। अभी जैसे इन्होंने बताया कि पोर्ट होल्स हो जाते हैं, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और क्या लगता है आपको कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? बीएमसी के में इलेक्शन में जब नेता आएंगे तो क्या सवाल आप पूछोगे उनसे कि क्या ठीक करें? सबसे पहले तो पोल्यूशन, इतना गंदे तरीके से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, गाड़ियाँ इतनी है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन के लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को भी हार्म हो रहा है। नॉट जस्ट एनिमल्स बट we as a human being are also being affected by the pollution in the country and तो मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहले तो पोल्यूशन पे ध्यान दें। बिल्कुल, पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा हुई थी, इस बार बहुत सारे लोग जो है वो सर्दी जुकाम ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था, मौसम चेंज भी हुआ था, पर पोल्यूशन उसके पीछे बड़ी वजह थी, डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे। आपका नाम बताइए भाई। विपुल। विपुल, ये बताइए कि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि क्या बीएमसी में जो जीत कर आएगा उसको किस पर ध्यान देना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? जैसा कि आप अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा होती है, मनचाही फीस मांगी जाती है, तो मेरा सोचना ये है कि यहाँ पे मुंबई में गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स भी अवेलेबल है और प्राइवेट भी है, बट लोग ज़्यादा प्राइवेट प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस हम ऐसा बना दें जो लाइक लोग प्राइवेट में ना जाके भी गवर्नमेंट में कर सके, तो कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमको अपने कॉलेजेस और स्कूल्स में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग प्राइवेट जाए ही ना और गवर्नमेंट में ही अपना काम कर सके। देखिए, मुंबई जो है कहा जाता है कि हर एक बात में एडवांस है, सरकारी हॉस्पिटल्स का भी यही हाल होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं, सिर्फ स्कूलों का या सरकारी हॉस्पिटल्स का भी ऐसा होना? जी, सारी सरकारी चीज़ों का सरकार हमको सुविधा तो दे देती है कि कम पैसों में इलाज मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन शायद वो इतना वर्थ इट होता नहीं है, इसलिए लोग ना चाहते हुए भी प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल्स में जाते हैं। तो मुझे लगता है उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जी, अच्छा ये बताइए भाई, आपसे हमने एआई के बारे में पूछा था, एक सवाल आपसे भी लेते हैं, क्या लगता है वाकई में कि मुंबई में जब आप ट्रैवल करते हैं, चाहे वो चर्चगेट हो, चाहे वो बोरीवली तक हो, अंधेरी बांद्रा बीच में पड़ता है, कोई ऐसी समस्या आपको दिखता है कि यार इस पर काम होना चाहिए, इसको जल्दी निपटाना जाना चाहिए? कैमराज लगे नहीं है, आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो बहुत जगह पे कैमराज नहीं होते, तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी मिलती नहीं है यहाँ वहाँ, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कितनी खबरें पर नजर रखते हैं आप लोग, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? बहुत है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, जैसे ठाकरे ब्रदर्स अभी एक हो गए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ गए, उसका असर लगता है कि जमीन पर पड़ेगा? कुछ ऐसा आपको लगता है कि एक साथ आने से उनके वोटर्स काउंट बढ़ेंगे, या फिर जिस तरह से महायुति बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार हैं, वो आपका फिर वापस चुन कर आएंगे, ऐसा क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये ठाकरे ब्रदर्स अभी आगे हो जाए, कुछ हो सकता है अगर अभी ये दोनों साथ में है तो, और बाकी तो बीजेपी की है अभी सत्ता, तो वो आगे ही है उनसे, तो ये दोनों अभी साथ में है तो आगे देखते हैं, कुछ होगा तो ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बात नहीं होती, नेता अलग अलग बात करते हैं, कभी धर्म को लेके बात करते हैं, कभी मराठी को लेके बात करते हैं, और खबरों में कई नेता ऐसे बने भी रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि जब युवा वोट करने जाते हैं तो क्या ये बातें असर करती हैं आप लोगों के जहन पर, या फिर मुद्दों के बारे में सोचकर आप लोग करते हो? आप बताइए। नहीं, ज़रूर करता है, लाइक रिलीजन या कल्चर को अगर तुम लोग किसी और को डिमोटिवेट करोगे या उनके बारे में बेइज्जती करोगे तो ऑब्वियसली वो वाला बंदा शायद से वोट ना करे, तो इस पे बहुत असर पड़ता है।
असर तो पड़ता है और मेरे ख्याल से वोट जीतने के बाद वो लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो लोग वोट जीतने के मतलब इलेक्शन के पहले ज्यादा ध्यान देते, इलेक्शन के बाद ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बीचेस है अपने, तो इतने सारे बीच है अपने मुंबई वगैरह में, बट इतना ज्यादा गंदगी रहता है वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, सब कचरा वहीं फेंक देंगे। तो इस पे पेनल्टी भी रखनी चाहिए। वो लोग जैसे पुलिस लोग इधर अच्छा काम करते हैं, वो लोग भी मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा, बट जो टैक्स फाइनल पेनल्टी लेते जो लोग, तो वो उस पे लेना चाहिए। जो कचरा डाल रहे हैं वो लोग, गंदगी करे, उस पे पेनल्टी लेना चाहिए ज्यादा, और उस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आप बताइए भाई कि क्या वाकई में युवाओं के जहन पे असर डालता है जो ये नेता बयानबाजी करते हैं? असर पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब इस दौरान जब तुम बोलते हो कि रिलीजियस है, ये है, वो है, जो हमारे एज नहीं, जो पहले के एज वाले लोग हैं, उनको फर्क करता है उससे कि हाँ ये लोग इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें। लेकिन हमको जो दिखता है कि तुमने अपग्रेड किया है या फिर तुमने कुछ सुविधा हम लोग को दिया है, तुम दे पाओगे, तब हम आपको चुनाव में रखेंगे, तब हम लोग आपको ये करेंगे। लेकिन जब आप वही नहीं दे पा रहे हो तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम जहाँ पर जो मिल रहा है हम लोग उसके बाद जाएंगे, बट जो आगे है वो इलेक्शन पे वोट के ऊपर है, वो होएगा जो होएगा। अच्छा, जो चुन के आएगा उससे क्या उम्मीदें रखना है कि वो आए तो क्या करे? रोड ठीक करे भाई। हाँ, रोड की वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अभी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था उसी की वजह से। रिसेंटली एक्सीडेंट उसका भी सही। ये देखिए, अभी रोड ठीक करने की बात करें, इनका एक्सीडेंट भी हाल ही में हुआ था। तो ये तो है, मतलब रोड जो है उसको प्रॉपर किया जाना चाहिए। कहते तो हैं कि जल्दी सारे रोड ठीक कर लिए जाएंगे। कच्चा इतना बनाते हैं कि जैसी बारिश आती है वो वापस सारा टूट जाता है, और फिर वो लोग वापस बनाते हैं, फिर वापस बारिश आता है, वापस टूट जाता है। तो इट्स अ साइकिल। तो तुम्हें इतना पक्का सड़क बनाओ कि वो टूटे ही ना इतनी आसानी और से। एक क्वेश्चन है कि हमेशा इलेक्शन के पहले ही रोड बनना चालू क्यों होता है? हाँ। हमेशा, तो वो सब है। और इसे बारिश की बात ही नहीं है, आप बना के भी जाओगे 10 दिन के बाद वही पोटोल दिखेगा। और हाईवे पे जब आप लिमिट सेट कर रहे हो 80 का लिमिट रख के, और तुम बोल रहे हो अगर ज्यादा गया तो फाइन गिर रहा है, तो उसी हाईवे में आपको पोटोल नहीं दिख रहा है जहाँ लोग गिर रहे, वो सब नहीं दिख रहा है। और वहाँ पर मेडिकल सुविधा आपको जल्दी नहीं मिल पा रही है। आप कांटेक्ट भी कर रहे हो जहाँ चाहे, मतलब जैसा ये सब इलाका हो गया, मरीन ड्राइव हो जाए, यहाँ पर जल्दी एक्शन लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर नहीं लिया जाता है। जब कॉल लगा रहे हो, इतना कॉल लगा रहे हो, तब भी नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी 10 बजे का डीजे सब बंद है बोलते, तो मैं खुद हाल ही के बीच में नवरात्रि का मैंने खुद कॉल लगाया था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, तब तक पुलिस का एक्शन नहीं होता। फिर 3 घंटे बाद पुलिस आके वो एक्शन कर रही है कि क्या हुआ, जबकि डीजे बंद हो गया तब तक, जाके नीचे आके झगड़ा करने तक। तो ये सब तभी एक्शन लेना चाहिए जब आप गणपति में प्रॉपर आके बोले थे कि 10 बजे तक चाहिए, उस टाइम पे नहीं लिया गया था। ये चीज़ है। तो देखिए, एक एक करके तमाम जो बातें हैं यहाँ के युवाओं के मन में, आप वो समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि क्या क्या बातें हैं जो वो ध्यान में रखते हैं। क्योंकि नेता जब चुनाव आते हैं तो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन वो ठीक है, चुनाव में सारी बातें होती हैं, एक दूसरे पर हमला, जवाबी हमला, आरोप प्रत्यारोप सब होता है, लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भी याद रखते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और अगर आप आएंगे तो आपको क्या करना है। और वही बातें आज यहाँ पर जो युवा है तमाम वो करते हुए नजर आए। कैमरामैन नयन जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।